हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन माई टेस्ट के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू वीडियो और न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड लेकर के आ चुके हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर हो चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। उस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जुल्स वर्न साहब ने 1870 में जो कुछ बातें कही है उसको हम सब देख लेते हैं। और इसमें कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने किया है, उसको भी देखेंगे दोस्तों। चलिए, महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में ना हो। तो इससे रिलेटेड एक आपने देख लिया, कितना बेहतरीन पॉइंट इन्होंने साझा किया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, तो पहला प्रश्न को देखते हैं और इसी से संबंधित चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनका वितरण कैसा है, और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब आइए दोस्तों, इस मैप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक पृथ्वी का गोल जैसा आकार दिया हुआ है और नीचे एक कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ चित्र 2.1 में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। इस दृश्य के माध्यम से प्रशांत महासागर बाईं ओर, अफ्रीका, प्रशांत महासागर मध्य में है, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिक को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मैप है यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी का, इसमें कह रहा है प्रशांत महासागर मध्य में है। ये बता रहा है, ये मध्य में प्रशांत महासागर को बता रहा है। और क्या बता रहा है, बाईं ओर अफ्रीका है, इधर अफ्रीका को बता रहा है ना। और यहाँ देखिए, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया, यहाँ पे भारत और एशिया को बता रहा है। दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया को दर्शा रहा है, एवं नीचे की ओर अंटार्कटिक को दर्शाया गया। ये देखिए बर्फ़ वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। तो चलिए दूसरे पेज की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे से घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो चित्र है, यानी कि चंद्रमा यानी अंतरिक्ष से लिया गया है, ये चित्र को आप देख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि आप ले सकते हैं और पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिखाई दे रहा होगा, परंतु यह दर्शाता क्या है?
आपने उत्तर का भी अनुमान लगा लिया होगा, है ना। और नीला रंग दिखाई देता है, क्या नीला रंग दिखाई देता है, परंतु यह दर्शाता क्या है, आपने उत्तर का भी अनुमान लगा लिया होगा, है ना। जल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, जल को। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है। इसका आरंभिक अंतरिक्ष यात्री ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह करके पुकारा, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब महासागर क्या होता है उसको देख लेते हैं कि आखिर महासागर कहते किसको हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है, ग्लोब पर जो हम सबसे बड़ी जल राशियाँ देखते हैं उसे महासागर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, आसान भाषा में कहें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत ही बड़ा मात्रा में जल की राशि संचित हो उसे महासागर कहेंगे। चित्र 2.1 में दर्शाया गया पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है। क्या है ये जो भूरा दिख रहा है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूमि है। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 1/4 भाग पर फैला हुआ है। कितना भाग पर, 1/4 भाग पर, 1/4 भाग पर फैला हुआ है, जिसको क्या कहेंगे, भूखंड कहेंगे। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, भूखंड। भूमि क्या हो गया, जैसे भूमि का कोई टुकड़ा है, ये हो गया, तो इसी को कहेंगे भूखंड, है ना। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये एक खंड है, ये एक खंड है, क्या है, तो भूमि का खंड है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया भूखंड और ये हो गया भूखंड। समझ गए होंगे भूखंड। भूखंड किसको कहेंगे, भूमि के एक बड़े क्षेत्र को, बड़े भाग को भूखंड कहेंगे, है ना। तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को, एक बड़ा विस्तार, बहुत बड़ा एरिया, उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। तो इस प्रकार के हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ऑप्शन में आएगा महासागर और महाद्वीप, और भी बहुत प्रकार के ऑप्शन, 2 ऑप्शन और दे देंगे और फिर रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो आप महासागर और महाद्वीप दोनों में टिक लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीव भी सम्मिलित हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। चलिए देखते हैं।
और यहाँ पे इसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुणः अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो इसमें अब प्रश्न बन सकता है कि आकाश तथा जल से संबंधित देवता कौन है? तो क्या मारेंगे ऑप्शन, उत्तर क्या मारेंगे? वरुण। और नौसेना जो है, भारतीय नौसेना, वह किस देवता की स्तुति करता है? तो उसमें भी उत्तर होगा वरुण। स न वरुणः ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो नौसेना के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट दिया हुआ है फैक्ट, उसको देखते हैं। चलिए, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। इसका अर्थ है कि पृथ्वी जो है उस पर जल कितनी है और भूमि कितनी है, मतलब उसका वितरण कितना कितना है, जल कितना है और भूमि कितना है। तो चलिए उसको देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों 1 और 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यह भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि महासागरों के छोटे छोटे विस्तार को क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे, सागर कहेंगे और तालाब कहेंगे, झील कहेंगे, इस प्रकार से रहेगा। और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप यहाँ पे पढ़े हुए होंगे सागर और खाड़ी, तो आप उपरोक्त में से एक से अधिक आसानी से लगा देंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि इस ग्लोब चित्र में जो ये सब गोल गोल रेखाएं खींची गई है उसको क्या कहते हैं, तो इस वीडियो के ऊपर में एक आई बटन है, वहाँ पर जा कर के आप क्लिक कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि ये जो ग्लोब होता है उसमें जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई है, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हम बताए थे कि ये जो ऐसे ऐसे है, वही ये देखिए, ये ग्लोब के चारों तरफ इस प्रकार से ऐसे घेरा लगा हुआ है, इसको कहते हैं अक्षांश। ये जो है घेरा लगा हुआ, इसको कहते हैं अक्षांश। और जो ऐसे ऐसे मिला हुआ है दोस्तों, ये है देशांतर रेखाएं। ये जो ऐसे ऐसे मिली हुई है दोस्तों ध्रुव तक, ये है अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं जो है ये है देशांतर रेखाएं, और ये रेखाएं जो है गोल गोल से, वो हैं अक्षांश रेखाएं। ये जो गोल गोल रेखाएं हैं पृथ्वी के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ये हैं अक्षांश रेखाएं। और ये जो ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, ये हैं देशांतर रेखाएं। तो आप समझ गए। चलिए अब हम सभी इन दोनों मानचित्रों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, और ये साउथ अमेरिका है यानी दक्षिणी अमेरिका है। और पहला मैप में देखें दोस्तों, तो ये देखिए, ये यहाँ पे भारत है, तो ये हो गया एशिया, और यहाँ पे हो गया यूरोप, और ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। तो आपने देखा, इस प्रकार से ये मैप है। देखिए दोस्तों, ये प्रवाल भित्ति इस प्रकार की होती है। समुद्री जीवों में ये शार्क है, शार्क देखिए इस प्रकार का होता है दोस्तों। और ये डॉल्फिन इस प्रकार की होती है, डॉल्फिन इस प्रकार की होती है। ये देखिए शैवाल है,
ये शैवाल इस प्रकार की है। ये एम्परर पेंगुइन है दोस्तों। और ये देखिए समुद्री एनीमोनम तारामीन है। समुद्री एनीमोन पर तारामीन ये। और ये दोस्तों स्पर्म व्हेल माँ एवं शिशु। और ये उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्तियाँ। ये देखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि बहुरंगी मछलियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आपसे प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि बहुरंगी मछलियों के साथ सतहीय प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहने का तात्पर्य है ऐसा सागर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आने वाला जो भी सागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, अंटार्कटिक सागर हो, उस सागर के मध्य में अगर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आएंगे तो आप कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार के मछलियाँ पाई जाती है। ये देखिए बोनेयर समुद्री टार्टल, ये कछुआ है। चलिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है। कैसा है? पीने योग्य नहीं है, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल, पेयजल का पृथ्वी पर जल संसाधनों का अत्यल्प हिस्सा है। मतलब पीने योग्य जो जल है पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। यह हिमनद कहाँ पे अवेलेबल है? हिमनद में, नदियों में, झीलों में, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। कहाँ कहाँ है याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में आएंगे कि पीने योग्य जो जल हैं वो हिमनद में उपस्थित है। हिमनद में ग्लेशियर के रूप में है, नदियों में, झीलों में, वायुमंडल एवं भूमिगत जलों में। ऐसा ना हो कि वायुमंडल ऑप्शन में रहे और आप उसको कट-कुट कर दे, तो वायुमंडल में भी है, तो समझ लीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों पर आप विचार कीजिएगा और एक शॉर्ट आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब तक जो पढ़े हैं उनमें से भी सार बातें, उधर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था लेकिन यहाँ भी है। चलिए देखते हैं। विश्व के मानचित्रों में हम 5 महासागरों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर को देखते हैं। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को भी देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। हमने यहाँ 5 महासागरों का नाम पढ़ा है। जैसे कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसा किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करती। ये जो महासागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक जगत ऐसे किन्हीं
भी सीमाओं का पालन नहीं करती। यानी ये सभी पांचों महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि अगर क्या ये सभी पांचों महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है प्राकृतिक जगत ऐसे किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता, और यहाँ पे दिया हुआ है महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है। मतलब यह सब पांचों आपस में मिले हुए हैं। उदाहरण स्वरूप समुद्र जल विभिन्न महासागरों से बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। समुद्री जगत में कौन आते हैं? समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव सम्मिलित हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। आइए अब 2.3 में 5 महासागरों, उनकी पारंपरिक सीमाओं और महाद्वीप को प्रदर्शित करता हुआ विश्व का मानचित्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है सबका नेम। ये दक्षिण महासागर है और इसके नीचे जो है वो है अंटार्कटिका। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये है यूरेशिया, ये वाला क्षेत्र एशिया का पूरा है इधर, और यहाँ इधर यूरोप वाला हिस्सा है, और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और अफ्रीका। अगर बात करें तो कितना महादेश हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7 है। ये बड़े बड़े भूखंड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर कितने बड़े भूखंड हैं, तो याद रखिएगा 7 बड़े भूखंड हैं। कितने? 7 बड़े भूखंड हैं। वो कौन कौन है? सबसे बड़ा भूखंड जो हो गया एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यूरोप हो गया। समझ गए? चलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, देखिए प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। यहाँ भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, यहाँ भी। तो ये प्रशांत महासागर सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर अटलांटिक महासागर, ये वाला पूरा एरिया अटलांटिक महासागर वाला है। इसको एस आकार में कौन सा महासागर है? तो देखिए एस आकार में, देखिए एस आकार, इसका आकार एस जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? एस जैसा लग रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा महासागर का आकार एस जैसा है? तो आप बनाएंगे अटलांटिक महासागर। अब देखिए सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा है हिंद महासागर, चौथा सबसे बड़ा महासागर है दक्षिण महासागर, और चौथा सबसे बड़ा महासागर है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर तीसरा स्थान पर है,
जबकि दक्षिणी महासागर चौथा स्थान पर है और सबसे छोटा आर्कटिक है। इसमें इस टाइप से बढ़ते हुए क्रम में बड़ा से छोटा की ओर, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा, फिर हिंद महासागर हो जाएगा, फिर हो जाएगा साउथ दक्षिणी महासागर साउथ, और फिर इसके बाद सबसे जो छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ऐसे सजाने के लिए आता है प्रश्न, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। VVI बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसे याद कर लीजिएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा महासागर कौन सा गोलार्ध में स्थित है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। तो प्रशांत महासागर को तो हम रख सकते हैं, दोनों तरफ है। तो प्रशांत महासागर देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक है, और प्रशांत महासागर उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है, टिक मार दिए। अटलांटिक महासागर जो है वो भी उत्तरी और दक्षिणी में फैला हुआ है, लेकिन हिंद महासागर का बात करें तो ये भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, क्योंकि जो गोलार्ध का बंटवारा है वो विषुवत रेखा करता है। तो देखिए, विषुवत रेखा से इधर वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और विषुवत रेखा से नीचे की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो देखिए कि हिंद महासागर जो है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो साउथ में ही है, और दक्षिण महासागर तो पूरी तरह साउथ में है। और आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे कि महासागरों के मानचित्रों से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिण महासागर तक है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, एक इधर और एक इधर। दो भाग कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर किधर है? पश्चिम में, याद कर लीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि अरब सागर भारत के किस ओर स्थित है? तो पश्चिम की ओर स्थित है। और भारत के पूर्व की ओर कौन सा खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर ऐसे पूछे कि भारत के पश्चिम की ओर जो हिंद महासागर है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आप अरब की सागर मारिएगा। पश्चिम की ओर जो सागर स्थित है, भारत के पश्चिम की ओर जो सागर स्थित है उसको अरब सागर कहते हैं, और पूर्व की ओर जो हिंद महासागर का क्षेत्र स्थित है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। फिर से एक बार हम बोलना चाहेंगे कि ऐसे भी प्रश्न बनता है कि हिंद महासागर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत के पश्चिम क्षेत्र को मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और भारत के पूर्वी क्षेत्र वाला जो हिंद महासागर है उसको बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसके दोनों तरफ द्वीप भी स्थित हैं। और पश्चिम की तरफ जो
द्वीप स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो स्थित है उसको अंडमान निकोबार कहते हैं, उसको अंडमान निकोबार कहते हैं। जो पूर्व की ओर स्थित है उसको अंडमान निकोबार कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर स्थित है उसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्रों को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या है? वे बादलों का एक विशाल समूह है। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। बादल क्या करते हैं? महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। तो वर्षा लाने का जो इम्पोर्टेंट कारक क्या है? वो बादल है। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाले मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारे कृषि पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। महासागर तूफानों को भी जन्म देता है ना। अत्यधिक वर्षा वाले विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों से दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं, है ना। अब इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप पहला चैप्टर देखना चाहते हैं एनसीईआरटी का, तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप जा सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी के ज्योग्राफी वाला सेक्शन में जा कर के प्लेलिस्ट में भी जा कर के भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले ही वीडियो में जल्द ही।